नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपने चारा घोटाला सुना होगा। अब मिलिए भैंस घोटाले से, जो मध्य प्रदेश में पगुराते हुए आया है। सरकार ने बैगा सहरिया आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भैंस दी, लेकिन वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि सीधा गांव में रसूखदारों के घर जाकर दूध देना शुरू कर दिया। अब ये भैंसें कागजों में आदिवासियों की है, चारागाह में सरपंच के, और मलाई वो तो वहीं जाती है जहां जात पात, रसूख और सिस्टम की मलाई घुलती है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि खास के नाम पर साधारण नस्ल की भैंसें किसानों को थमा दी गई। अब गरीब आदिवासी किसान किसके आगे बीन बजाएं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एनडीटीवी को जैसे ही खबर मिली कि सरकारी भैंसें अब स्वतंत्र चारागाह नीति के तहत दूसरों के दरवाजों पर दूध दे रही हैं, हमने सोचा कि चलो देखें वो गांव जहां भैंस नहीं है पर कागजों में 3 बार दुही जा चुकी है। हम पहुंचे शिवपुरी के कोटा पंचायत। भैंस की खोज में निकले तो घर में बहुएं मिली, भैंस भी मिली, लेकिन गिनती में कुछ कम। जैसे स्कूल में बच्चे मिलते हैं पर यूनिफॉर्म में नहीं। ये भैंस है, दिन भर में कितना खाना खाती है बता सकती हैं? दिन भर में भी तो बहुत खाना खाती हैं, दिन भर ही खवाओगे नहीं तो तब भी नहीं भरे। और दूध कितना देती है? दूध कितना देती है जो मुझे मालूम नहीं है, बता दरी संगीता कितना देती है। आप बड़ी है, निकालती हैं। अरे तो नेक निकालती है अभी नेक। और कभी कितना निकलता है बता दे संगीता, कितना निकलता? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कितना बता दीजिए। आपने बताया ना आधा लीटर निकलता है। हाँ, आधा लीटर 1.5 लीटर निकलता है अभी तो। आधा 1.5 लीटर निकलता है। हाँ, इतना ही निकलता है। इससे ज्यादा तो खाना खिला देती है उसको। हाँ, तो 3 टाइम खाना होता है। मम्मी सुबह करके आती है, शाम को भी करती है, दोपहर को अभी करके गई है। अच्छा, उसका तो खाना मतलब 3 टाइम चलता है। घर वालों से पूछा सरकारी भैंसें कैसी हैं। जवाब मिला भैंस तो है पर खाती बहुत है और देती उतना ही है जितना सरकार वादा करती है, यानी उम्मीद ज्यादा हकीकत कम। जानकारी मिली चारा 7 से 8 किलो खाती है, दूध 1.5 लीटर भी नहीं देती। एक घर पर बंधी, दूसरी रसूखदार के पास। सरकार ने 2-2 भैंसें दी, लेकिन घर की बहुएं अब भी इस बात पर असमंजस में हैं कि भैंसें थी भी, हैं भी, या कभी थी ही नहीं। जैसे सरकारी योजना में लाभ मिलता है पर दिखता नहीं। अब ये डर है या भैंस की आत्मनिर्भरता का सम्मान, ये तो भगवान ही जाने। उनको भैंसें दी थी सरकार ने? हाँ, दी थी ना। एक ये भैंस जो आपके घर पे बंधी है, हमारे घर पर है। आपके घर पे रहती है, तो 2 भैंसों में से एक भैंस कहाँ गई? 2 भैंसों में से अब तो मैं तो अभी शादी हुई है मेरी, मुझे मालूम नहीं है, ये बड़ी है ना, मालूम होगा। अच्छा, किसी के पास होगी क्या, चलने गई होगी, ससुर ले गई होंगी। हाँ, मतलब आप घर में हैं और आपको ये नहीं पता कि भैंस कहाँ है? हम सपा अलग अलग रहती हैं, बिल्कुल पति नहीं है हमें। अच्छा। हाँ, तो ये भैंस तो एक ही बंधी है ना? भैंस एक ही बंदी है तो वैसे ले गए होंगे चराने मराने के लिए। दोनों को क्यों नहीं ले गए, चराने ले गए? नहीं ले जाते, जे बजती है जी। हाँ हाँ, जे फसल में जाती है। दूसरी भैंस तो आपके पास है नहीं है, आपने कभी देखी है? यहाँ कल बंधी थी? कल बंधी थी क्या? कल तो क्या नहीं बंदी थी। कल नहीं बंधी थी ना, तो इसका मतलब नहीं है ना भैंस दूसरी, भैंस एक ही है ना? हाँ, एक ही है आप यार। बताइए ना सही, एक ही बताइए, आप एक ही भैंस है ना? हाँ, एक ही है अभी तो आपके पास दूसरी भैंस नहीं है, तो दूसरी भैंस कहाँ दे दी आपने, सही बताइए। अजय तो मम्मी को पते होंगे, अब हमें काप तो। अब हम पहुंचे काकर गांव। नाम था जसवीर। आदिवासी पूछा भैंस कहाँ है, बोला फार्म पर है। अब ये फार्म खेती वाला नहीं, दबंग सरदार वाला था। मतलब योजना सरकार की, भैंस सरकार की, दस्तखत जसवीर के और मलाई सरदार की। शायद अगली योजना में भैंस सीधे ठेके पर दी जाएगी, लीज एग्रीमेंट के साथ। जसवीर, सरकारी योजना से भैंसें मिली थी? मिली थी। कितनी मिली थी? 2 कहाँ है फार्म पे। फार्म? किसका है? सरदार का है। सरदार जी का। बटाई करता हूँ भाई। सरदार जी का फार्म है, भैंसे जसवीर के पास नहीं है। अब भैंसे जसवीर के पास नहीं है, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। यहाँ क्यों नहीं रखी? जगह नहीं है साहब अपने पास, अभी जगह नहीं है कि सरकार की योजना है, सरकार की योजना के मुताबिक इनको भैंसें दी जाती हैं, भैंसें ये अपने नाम से लेते हैं, लेकिन इनकी भैंसों को कहीं और रखा जाता है और उनका दूध और उनकी मलाई कोई और खाता है। मेरी बात सही है ना? क्योंकि देखो, क्योंकि हम भी तो खाते हैं, और क्या आएगा? कहाँ है दूध? बताइए, दूध है? आप सुबह दूध लाए थे? हैं? बताइए। डेयरी पे दे आते हैं। दूध डेयरी पे दे आए थे? घर में तो दूध होगा। अरे तो शाम को लाता, दम दादा फ्रिज नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ।
मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना में पहले सिर्फ गाय मिलती थी, 2 साल से भैंस भी मिलने लगी। योजना में बैगा, भारिया, सहरिया को लाभ मिलता है। हितग्राही को केवल 10% अंशदान देना होता है, 90% राशि सरकार देती है। प्रति हितग्राही 2 पशु मिलते हैं। योजना के लिए 29 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान था। गाय पर 1,89,000 रुपए, भैंस पर 2,43,000 रुपए का। गाय के लिए हितग्राही को 18,925 रुपए का अंशदान देना होता है। भैंस के लिए 24,300 रुपए का अंशदान। बैगा जनजाति के लिए योजना 6 जिलों में है। भारिया जनजाति के लिए छिंदवाड़ा में, सहरिया जनजाति के लिए 8 जिले शामिल हैं, जिसमें शिवपुरी और मुरैना भी है। अब जब हम प्रशासन का पक्ष लेने पहुंचे तो आनन फानन में जांच टीम बनी। अभी तक 60 हितग्राहियों की फहरिस्त हमारे पास है, जिनकी भैंस किसी और के खूंटे पर बंधी है। अकेले 2 गांव में विश्राम, कुसुमला, जसबीर, बीरबल, बालकिशन, राधेश्याम, मिथुन जैसे कई नाम हमने खोज निकाले। इस मामले में ये पूरी जांच की जा रही है और यदि किसी ने दबंगों ने किया है, ये सारी जांच के बाद क्लियर हो जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के जो मामले आए उनमें जांच भी बिठाई गई थी और जांच प्रतिवेदन भी आए थे और उस समय जो अगर दोषी पाए गए थे उनको निर्धारित जो उनके हिसाब से उनको वार्निंग भी दी गई थी और कार्रवाई भी की गई थी। मुख्यमंत्री पशु प्रदाय योजना में जो भैंसें दी गई थी उनकी एक हितग्राही की जाँच की जाएगी। गांव के रसूखदारों ने आदिवासियों से फॉर्म भरवाए, दस्तावेज लिए और अंशदान के पैसे खुद जमा कर दिए। सरकारी योजना में भैंस आदिवासी के नाम, लेकिन बंधी मिली दबंगों के बाड़े में, कहीं एक तो कहीं दोनों। कोई शिकायत करता है तो हम मौके पर जाके उसकी जांच करते हैं। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें आई हैं और तत्कालीन अधिकारियों द्वारा उनकी जांच भी की गई है। फोटोग्राफ भी उपलब्ध है हमारे कार्यालय में, जांच प्रतिवेदन भी है, ऐसा कोई नहीं है। सरकार कहती है आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अब सवाल यह है कि आत्मनिर्भर कौन हो रहा है, आदिवासी या खुद वो भैंस जो तय करती है किसका आंगन उसे पसंद है। हक उन्हीं का होता है जिनके पास कागज हैं और जो दस्तखत करवा लेते हैं उनसे जो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते। योजना में दूध है, साहिबान हैं और आदिवासी हैं जो सूची में है पर भैंस के साथ नहीं। शायद सरकारी योजनाओं में अब जानवर भी पहचानने लगे हैं किसके घर जाना है और किसके नाम पर कागज बनवाना है। यह सब विभाग की निगरानी में होना चाहिए कि आदिवासी परिवार को जो कुछ योजना के तहत मिला उसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, लेकिन विभाग की तरफ से इसकी कोई मॉनिटरिंग कभी नहीं की जाती। यही वजह है कि इन हितग्राहियों में से कई हितग्राही दबंगों के कब्जे में हैं और उनकी भैंसों का लाभ वह ले रहे हैं, क्योंकि आदिवासी परिवार सिर्फ इसमें 10% राशि का समावेश करता है, जबकि बाकी की राशि मध्य प्रदेश सरकार देती है। ऐसे में यह फलीभूत होने वाली योजना आदिवासियों के लिए बेहतर नहीं बल्कि दबंगों के लिए बेहतर साबित हो रही है। शिवपुरी से कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो आपने चारा घोटाला सुना होगा, लेकिन यह है एमपी का भैंस घोटाला। और देखिए, तिल अलग चीज है, ताड़ अलग चीज है, राई अलग चीज है, पहाड़ अलग चीज है। और यही वजह है कि 10% अंशदान और इतना बड़ा जो 90% सरकार की तरफ से जा रहा है उसका इतना बड़ा घोटाला। तो चारा इतना सा घोटाला, लेकिन यह बड़ा भैंस घोटाला है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूर्व आईएएस सभाजीत यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जेआर शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी अतुल गौड़ जो भैंस का इस घोटाले को निकाल के लाए हैं हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं अतुल जी, और मेरा आपसे एक सवाल है। अतुल जी, आप पशु विशेषज्ञ तो नहीं हैं, लेकिन क्या यह जानकारी मिल पाई कि जो भैंसें दी गई हैं वो किस नस्ल की हैं और किस नस्ल की देने की बात हुई थी? जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सबसे पहला सवाल सबसे वाजिब तरीके से उठाया है और मैं बहुत वाजिब तरीके से उसका जवाब देना चाहूंगा कि जो राशि दी है वो करीब 2,40,000 रुपए की है। तो 2,40,000 रुपए में निश्चित तौर पर 2 भैंसें बहुत अच्छी नस्ल की आती हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमने आदिवासियों के घर से भैंसों की दिखाई है
वो साफ तौर पर ये बताती हैं कि वो देसी भैंसें हैं, और यकीनन जो आदिवासी कह रहे हैं कि चारा वो 9 किलो तक खाती हैं और 1.5 किलो दूध देती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सरकार की तरफ से नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार की जो योजना है, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीयत है, वो साफ तौर पर ये निर्धारित करने के लिए थी कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लेकिन न केवल आदिवासी आत्मनिर्भर बन सके यहाँ पर, बल्कि आदिवासी तो परेशान है और उनको खिलाते खिलाते तंग आ गए हैं। यही वजह है कि वो इस भैंस से अब दूरी चाहते हैं और दबंगों के यहाँ बांध देते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा पहलू है आसिफ जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो दूसरा पहलू है आसिफ जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा पहलू ये है क्योंकि आदिवासियों का नाम चलता है, जैसे कि हमें जसवीर ने बताया कि वहां सरदार जी के फॉर्म पर रखी है, तो अगर हम उस तस्वीर को दिखा सकते होते, क्योंकि सरदार जी ने हमें वहां जाने की अनुमति नहीं दी, तो वहां बेहतरीन नस्ल की जो है भैंसें बंधी हुई थी और वो सरकार के पैसे पर वहां खूब दूध दे रही थी, खूब मलाई सरदार जी खा रहे थे, लेकिन नाम जसवीर आदिवासी का था। तो ये मतलब कागजों में नाम किसी का है, भैंस कहीं बंधी है, साइन किसी का है और मलाई कोई खा रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास, जरा ये नस्ल के बारे में पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर साहब डॉक्टर जे आर शर्मा जी हमारे साथ हैं। जे आर शर्मा सर, कौन सी नस्ल की भैंसें देने की बात हुई है, या कोई भी नस्ल की हुष्ट पुष्ट भैंस दी जाने की बात है, और कौन सी अभी फिलहाल दी जा रही है? ये हमारे यहाँ कुक्कुट विकास निगम से दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत भैंसें प्रदाय की जाती हैं, जो कम से कम 4 लीटर दूध या उससे अधिक दूध देने वाली दूध देती हो, उसको प्रदाय किया जाता है। तो आपके यहाँ से 4 लीटर दूध चल रहा है, आदिवासी तक पहुंचते पहुंचते 1.5 लीटर हो जाता है। इतनी माइलेज कम कैसे हो जाती है भैंस की सर? अभी जो जिन भैंसों की बात हो रही है वो माह अक्टूबर 2024 में वितरित की गई थी। उस समय सभी को यानी मतलब काविंग भैंसें दी गई थी। तो अभी 8 महीने बाद तो स्वाभाविक रूप से दूध कम हो जाता है। कुछ भैंसें 51 भी पाई गई हैं। हमारी जांच अभी चल रही है, उसमें 51 भी 3 महीने 4 महीने की 51 भी भैंसें मिली हैं, कोई भैंस 5 महीने की 51 मिली है। तो स्वाभाविक रूप से प्रेगनेंसी पीरियड में दूध कम हो जाता है। ठीक, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, जरा मैं सियासी प्रतिक्रिया ले लूं इस पे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं। तो जरा भैंस, उनके किस्म, उनकी नस्ल, वो जरा आप बताएंगे। प्रियंका जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि भैंस पे कोई क्यूआर कोड लगा नहीं हुआ है, ना मालिक पे लगा है कि जब तक क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा भैंस दूध नहीं देगी। वो तो भैंस है, कहीं बांधिए कहीं भी दूध निकालिए, भैंस को क्या मालूम कि उसे कहां किस घर में उसको दान दिया गया है या उसको अंशदान के साथ दिया गया और कहां वो बंधी है। वो क्या शिकायत करेगी? नमस्कार आशिफ जी एंड आपका और मैं अतुल जी की इस रिपोर्ट के लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने निष्पक्षता के साथ इस विषय को रखा और ये उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार की मंशा बिल्कुल जो कह सकते हैं वेगा, सहारिया, भारिया जैसी जो अति पिछड़ा जनजातियां हैं उनका भला करने की है और उन्हें आर्थिक तौर पर पशुपालन में हो या अन्य क्षेत्रों में जो है स्वावलंबन प्रदान करने की है। परंतु जिस प्रकार से अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां, मुझे भी रिपोर्ट्स देख करके लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हैं, इसे स्वीकार करने में इस मंच पे मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्टता से जो संबल प्रदान करने का कार्य कर रहा है, उसी को लेकर के इतनी बड़ी, जिसमें 10% पूंजी और 90% का जो अंशदान दिया जा रहा है, तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। मंशा पे सवाल नहीं प्रियंका जी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां नोएडा से आपके यहां कुछ सामान भेज रहा हूं तो मेरी मंशा क्लियर है कि मैं आपको कुछ सामान भेज रहा हूं। अब वो आप तक पहुंच जाए, इसको भी तो मैं ही देखूंगा ना, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंच जाए वो चीज, या मैंने भेजी और इतिश्री जी इतिश्री वाली बात नहीं है। जैसा हमारे साथ डॉक्टर जे आर शर्मा जी बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया कि जिस समय भैंसें दी गई थी, जब तक उनकी नस्ल में या अगर कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, फिर भी अगर वो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा और पुनः उसका अवलोकन भी करेगा कि गड़बड़ियां कहाँ हुई है और निश्चित तौर पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस प्रकार से किसी का हक मारने का, कह सकते हैं कि अधिकारों को हनन करने का अगर कोई रसूखदार भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मैं आपके पास आता हूं। अजीत भदौरिया जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, देखिए पुरानी कहावत है, गई भैंस पानी में।
अब मुझे नहीं पता वो कितनी पानी में गई है, क्योंकि जहां वो जानी थी तो वहां तो गई नहीं। अब वो कहां जा रही है वो भी आपने देख लिया। अजीत जी, मुझे जो लग रहा है वो ये कि 2-3 जगह पर गड़बड़ियां हो सकती हैं, नस्ल कोई और, पहुंच कोई और रही है। पता नहीं जिस व्यक्ति के नाम पर साइन है उसको ये मालूम भी है कि उसके नाम पर भैंस है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना में लाभार्थी बनाया गया उसने ही किसी गांव के दबंग रसूख जमींदार अमीर आदमी से सांठ-गांठ करके कुछ पैसों में उसके भैंस वो नाम कर दी। देखिए आसिफ भाई, कि सबसे पहले तो मैं अपने शिवपुरी के रिपोर्टर अतुल गौड़ जी को बधाई दूंगा, मित्र को, कि उन्होंने इतनी खोजबीन करके कम से कम मध्य प्रदेश में, जो एक चीज है, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में देश में अव्वल आ गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। ये तो आपने एक अभी रिपोर्ट निकाल ली, उसमें भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है आसिफ भाई। इसमें आप देखेंगे सबकी मिली भगत है, केवल उस हितग्राही को नहीं मालूम उस हितग्राही को किस बहाने से दस्तखत करा लिए जाते हैं, किस लोभ लालच में दस्तखत करा लिए जाते हैं, किस दूसरी योजना का झांसा देके के करा लेते हैं। इसमें जो शर्मा जी जैसे लोग बैठे हैं जो अपनी मोटी रकम देके पोस्टिंग कराते हैं भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की सरकार में, और ये निकाल के उसकी उन पर नहीं, मैं उनकी व्यक्तिगत इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वो पद पे बैठे हुए, बिना पोस्टिंग धंधा चल रहा है इस समय, इंडस्ट्रीज खुली हुई है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आदरणीय आसिफ भाई, ये मध्य प्रदेश ने अकेली ये भैंस वाली योजना देखिए ना आप, आदिवासी जैविक खेती योजना में 74 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में कहा गए। आप ये शिवपुरी जिले का अतुल भाई ने निकाल लिया पूरा डाटा, आप मुरैना में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये इस तरीके की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर लिया, भैंसे अपने अपने खूंटे पे लेके बांध ली। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा? मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों का किस तरीके से अधिकारों का हनन किया जाए, उनके हितों को अपने भ्रष्टाचार करके अपने लिए किया जाए, ये मध्य प्रदेश में चल रहा है। आसिफ भाई, मैं बहुत थोड़ा सा पीछे एक सेकंड, मैं बहुत थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। एक सवाजीत यादव जी बैठे हैं, आपके अनुराग तिवारी जी ने, प्रदेश ब्यूरो प्रमुख ने एक रिपोर्ट बनाई थी एनआरएलएम के भ्रष्टाचार की। वो रिपोर्ट जब एनडीटीवी में प्रकाशित हुई थी बड़ा हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एनडीटीवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज उसी रिपोर्ट के आधार पर उस एनआरएलएम में भ्रष्टाचार ईओडब्ल्यू पे एफआईआर हुई। दोषी कौन? तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस, उनका संरक्षित बेलवाल, जो कि पूरी सरकार, पूरा विपक्ष, पूरा प्रदेश, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं सर, तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं जरा थोड़ा भैंस पे रह लूं सर, मेरे पास यही 24 मिनट होते हैं। अब वो भैंस से मैं उधर चला जाऊंगा तो बड़ी चर्चा पुरानी चली जाएगी। इतना पीछे मत ले जाइए कि मुझे आगे आने के लिए दौड़ना पड़े। मैं लौट रहा हूं सर अभी आपके पास। सर सवाजीत यादव जी मेरे साथ हैं। सवाजीत सर, देखिए मॉनिटरिंग बहुत बड़ी चीज है। आप योजना लागू करते हैं, अच्छी बात है, आपने हितग्राहियों तक चीजें पहुंचा दी, अच्छी बात है, लेकिन वाकई हितग्राहियों तक लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहीं ऐसा तो नहीं नाम किसी का, काम किसी का, खर्चा किसी का, चर्चा किसी की, मलाई कोई खा रहा है और आपके कागजों में दर्ज है कि भैंस उसके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो दिख रहा है सर। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज आपको बताऊं जी, ये योजना की, इस टाइप की योजना की शुरुआत 77 से हुई थी। आईआरडीपी योजना के तहत ये कार्य शुरू हुआ था, और उस समय भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लोग कहते थे कि साहब खूंटा बंधान चल रहा है, खूंटा बदला जाता था, यहां से बदल के वहां चली गई। और प्रशासनिक जहां तक व्यवस्था, देखिए इसमें दोष न तो योजना का है, योजना उनके भले के लिए है और वो कर भी रही है। 2-3 चीजें हैं कि उस समय से भी इसमें यह चीज सम्मिलित होता रहा था कि जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के उस तबके से जुड़े हुए लोग थे, मतलब अब इसमें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के होंगे, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी के होंगे। हमने तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि 81 में, अरे यार, ए बेटा, अरे रुक जाओ, चले जाओ। ये
81 में जब इसकी IRDP में वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई तो बैंक पूरा का पूरा पुलिंदा ला करके रखते थे कि साहब हमारी वसूली बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने कहा कि यार वसूली ना होने के पीछे कारण क्या है जानते हो? 1500 रुपया उस समय सब्सिडी हुआ करती थी, अब तो आपने बताया 2,40,000। उस समय भैंस के लिए 5,000 रुपया मिलता था और उस 5,000 में 1,500 रुपए की सब्सिडी होती थी। 1,500 रुपए की सब्सिडी में मतलब 3 पार्टनर उसके बनते थे। वो वेटरनरी के डॉक्टर भी हो सकते थे, वो ब्लॉक के भी अधिकारी थे। तो इसका मतलब इस बार जब अंशदान ज्यादा है तो ज्यादा पार्टनर है, आप ये कह रहे हैं समझिए सर? पहली बार आपको मैं बता रहा हूं कि बैंक भी उसमें हिस्सेदार बनी। बैंक में भी करप्शन शुरू हुआ इस योजना को लेकर के। और जब वसूली की बात आई तो उस किसान से वसूली करने जा रहे हैं जिसके पास वो भैंस पहुंची होगी, तो उसकी स्थिति क्या रही होगी। और वो बेचारा उस मतलब भैंस का 2-4 महीने दूध खाया, इधर उधर हुआ और फिर बाद में यही स्थिति हुई और वो बड़ा लंबा कर्जदार बन गया। तो हमने बड़े मतलब ऐसे ये ठीक बात है। इस पे जरा एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। JR शर्मा सर, मुझे ये बताइए कि देखिए आत्मनिर्भर का मतलब ये हुआ कि लागत हो कम, मुनाफा हो ज्यादा। 7 किलो चारा भैंस को खिला रहे हैं, वो दूध दे रही है 1.5 किलो। अगर मैं कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र है, गिरे से गिरे हालत में भी अगर वो 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिसमें से 1.5 किलो पूरा परिवार बेचेगा भी नहीं, कुछ तो अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, तो अगर दिन में उसको केवल 60 ही रुपए मिलने हैं इतने बड़ी भैंस से, तो फिर उसको कैसे आत्मनिर्भर बनेगा या क्या लाभ होगा उसको? नहीं, अब जब भैंसें बांटी गई थी तब तो वो 10 लीटर दूध दे रही थी, कोई 12 लीटर भी दूध दे रही थी। अभी क्यों इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट भी नहीं गिरता सर। 8-9 महीने हो गए हैं और प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, किसी का 4 महीने 5 महीने, तो 2-3 लीटर दूध ही देंगी वो, ऐसा नहीं है। और रही बात ये इसकी, तो इसमें पैसे का यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई वो नहीं है, इसका सीधा पैसा। अच्छा शर्मा सर, बात बताइए, देखिए भैंसों में कॉलर आईडी तो लगा नहीं है, तो आपको कैसे पता लगता है कि जो भैंसें पहुंचाई गई थी सही पते पर पहुंची है, कहीं और नहीं गई? जब हम भैंस वितरित करते हैं तो उसके कान में टैग UID टैग लगाया जाता है, जो यूनिक कोड रहता है और उसी के आधार पे उसका सरकारी कंपनी AIC द्वारा बीमा किया जाता है। सभी का हेल्थ इंश्योरेंस भी है उसमें। नहीं आप समझे नहीं सर। JR शर्मा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कैसे पता लगता है कि भैंस जहां डिलीवर की गई थी वहीं पर वो भैंस है, उसे किसी और ने कहीं और नहीं बांध लिया है? वो समय समय पर हमारे संबंधित अधिकारी जाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं उसके घर पर। सर आपके पास तमाम संसाधन है, बिना संसाधन के हमारे अतुल पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए? हम भी जा रहे हैं। अभी 2 दिन से हम सभी उन्हीं जो आपके द्वारा जो चिन्हित गांव जो उठाए गए मुद्दे, उन गांव में हम 2 दिन से दिन रात वहीं पर डेरा डालकर उनकी UID टैग और उनका। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी सर, क्योंकि अगर एक ही गांव से इतने मामले हमारे अतुल जी निकाल के ला सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप और करिए। दिन रात मेहनत करते हैं, शाम को भी दोपहर में मेहनत करिए तो शायद निकल आए चीजें। प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, देखिए आत्मनिर्भर का बात साफ है कि आप अगर 100 रुपए का चारा खिला रहे हैं तो कम से कम 200 रुपए का दूध तो दे भैंस, तभी तो महीने के 3,000 बनेंगे। अब 100 रुपए का चारा खिला रहे हैं, 60 रुपए का दूध आ रहा है, तो परिवार में पहले ही 5-6 आदमी, एक आदिवासी मुखिया पाल रहा था, अब एक और आ गई, उसे भी पालो, तो ये आत्मनिर्भरता है क्या है ये? डेफिनेटली अगर ये कैलकुलेशन जो आप बता रहे हैं और इस तरीके से अगर हो रहा है, निश्चित तौर पे जो सरकार की योजना है और जो क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए उस तरह से नहीं पहुंच रही है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जिस उद्देश्य से लॉन्च की गई है, जैसे कहा गया कि टैगिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ के लिए वेटरनरी डिपार्टमेंट वचनबद्ध होकर के कार्य करना भी चाहिए और कर भी रहा है। फिर भी अगर कहीं जैसा कि रिपोर्ट के माध्यम से नजर आ रहा है, इसको मैं फिर से कहूंगी कि आप लोगों का साधुवाद कि ये विषय निकल करके आया है और विभाग जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, नकेल कसी जाएगी और अगर इसमें रियली कोई लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो सख्ती से सरकार उनके साथ निपटना भी जानती है। अतुल जी, आपकी पूछताछ में जो लोगों से बात हुई उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि
कुछ हितग्राही ऐसे हों जिन्हें मालूम ही ना हो कि उनकी भैंस किसी और के खूंटे पर बंधी है, क्योंकि ये ज्यादातर अशिक्षित परिवारों में अंगूठा लगवा लिया जाता है। क्या पता यही बोल के लगवा लिया गया हो कि पीएम आवास मिलेगा, बाद में पता लगा वो तो हितग्राही भी हो गए, उनके नाम पर भैंस भी आ गई, अंशदान कहीं से आया, भैंस किसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, ये बात भी बिल्कुल धरातल पे जमीन पे सही है। कई आदिवासियों ने बताया कि उनके पास में इस तरह का कोई जानकारी नहीं है कि उनके नाम से भैंस भी है। तो ये जो चीजें हैं, ये विभाग की जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आएगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि विभाग इस तरह की जांच पहले भी कर चुका है, लेकिन उसके नतीजे ढाक के 3 पात आए हैं, जो परेशानी की वजह है। हम जी.आर. शर्मा जी से एक बात बहुत साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम एनडीटीवी हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने जो आदिवासी परिवार में जाकर भैंस दिखाई है, वो आपको शर्मा जी जानकर हैरानी होगी, उसका 5 महीने का बच्चा है, और 5 महीने का जिसका बच्चा है वो भैंस किसी भी कीमत पर 1.5 किलो दूध नहीं देती, अगर उसकी नस्ल अच्छी है तो ये सच्चाई आपको जान लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आपके कार्यालय से ठीक 17 किलोमीटर दूर वो गांव है जहां आप आसानी से 2 चक्कर दिन में लगा सकते हैं। तो आपने लगाने की जहमत नहीं की और आप ये कह रहे हैं कि हमने भैंस बहुत अच्छे तरीके से बांधी थी, अब भैंस कम दूध दे रही है। भैंस कम दूध नहीं दे रही है, भैंस शुरू से नहीं। अतुल जी, आपने बात की, आपने कहा कि अगर थोड़ा सा मॉनिटरिंग हो, दौरे हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन पहले भैंस तो हो तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब भैंस ही नहीं है तो कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा? हाँ, ये पता करना पड़ेगा कि खूंटा कहीं था, भैंस बंधी कहीं है, उसको जरा जाके देखना पड़ेगा। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद करता हूं अजीत जी, प्रियंका जी, सबाजीत सर, जी.आर. शर्मा सर, बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, एनडीटीवी बड़े से बड़े फ्लाईओवर से लेके और इस भैंस तक की खबर आपको दिखा रहा है, और वजह साफ है कि जिस मंशा के साथ ये योजना चलाई गई थी कि गरीब बैगा, सहरिया, भारिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भैंस दी जाए और कम कीमत पे दी जाए, 10% अंशदान लिया जाए, बाकी 90% सरकार दे। योजना अच्छी है, क्रियान्वयन में दिक्कत लग रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि जहां भैंस होनी चाहिए वहां है नहीं। ये खूंटे का खेल जितनी जल्दी खत्म होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।